Assalamu alaikum ji. Okay, today we are going to start our lecture number 2 on the chapter number 16 of IFRS 15. Viewers, we have started this program with 100% free of cost, and we want to that all the students will enjoy this program. So kindly share this links to your colleagues, your friends, so that they can also get the benefit of this program. So today we are going to start our next second lecture. Okay, let's start. If you want to take live classes, you can join us. WhatsApp number is here, so you can call or contact with us on the WhatsApp number. We will register in your the respective groups where we are sharing the Zoom meeting links. लास्ट जो हमने किया था वो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया था इसका। तो आज हम जो है वो सेकंड स्टेप जो है इसका वो बात करेंगे। ठीक है जी। तो सेकंड स्टेप पे इसकी बात करेंगे हम आज। सेकंड स्टेप जो आपका आता है वो आता है स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? इसको बोलते हैं कि आपकी लायबिलिटी है। ऑब्लिगेशन लायबिलिटी होती है ना आपकी, तो लायबिलिटी है आपकी। और इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी जो है उसको डिस्कस करेंगे किसकी क्या लायबिलिटी है। तो नॉर्मली हम भी डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड जो है वो लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है। तो सप्लायर की क्या लायबिलिटीज हैं वो हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि उसकी लायबिलिटीज क्या है। पहले हमने देखा कि पहले स्टेप में देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कस्टमर्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है और किसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। ये जो सप्लायर्स है उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर नॉर्मली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट बट कुड आल्सो बी इंक्लूड। वो कहता है कि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपकी जो है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। नॉर्मली इसके अंदर क्या शामिल होता है, वो कहता है प्रॉमिस इम्प्लाइड। इसके अंदर कुछ चीज़ अप्लाइड होती हैं बाय द एंटिटी कस्टमर्स बिजनेस प्रैक्टिस। तो उसकी कस्टमर बिजनेस प्रैक्टिस जो है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें इसमें इम्प्लाइड होती हैं, वो ये काम करते ही करता है। उसके अलावा क्या होता है, वो कहता है पब्लिश पॉलिसीज जो है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट क्रिएट अ वैलिड कस्टमर एक्सपेक्टेशन दैट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी ट्रांसफर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे वो कहता है कि एक तो आपको डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा, उसके अलावा भी कुछ बातें हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छी कंपनी चला रहा हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट सेल करता हूँ मार्केट में, लेकिन मैं आपको वारंटी लिख के नहीं देता कि वारंटी है। लेकिन नॉर्मली क्या है, कस्टमर को पता है कि यार ये अच्छी अच्छी ब्रांड है। अगर खुदा ना खासा कुछ प्रॉब्लम होती है, हम वापस आते हैं और इनको बोलते हैं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो ये कर देते हैं। तो इस तरह की भी जो है वो आपकी लाइबिलिटी जो है वो अब इसमें शामिल हो जाती है। ये भी आपकी इम्प्लाइड है और ये आपको जो है वो आपको जो है वो पूरा करना पड़ता है। तो इस किस्म की चीज़ें भी जो है वो इस स्टैंडर्ड में जो है हम कवर करेंगे। कहता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को जरा आप ब्रीफ करें थोड़ा सा। कहता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू ट्रांसफर टू द कस्टमर आइदर अ गुड्स और सर्विसेज और ए बंडल ऑफ गुड और सर्विसेज। गुड और सर्विसेज एक एक चीज या बंडल, तीन चार चीजें मिला के। जिस मैं आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ यार एक लैपटॉप देना है आपको, जब मैं आपको कॉन्टैक्ट कर देता हूँ ये लैपटॉप भी दूंगा, साथ टेबल भी दूंगा, साथ चेयर भी दूंगा। तो इस तरह एक बंडल भी हो सकता है। मैं आपको एक ग्रुप की शेप में भी चीजें दे सकता हूँ जो इंटरलिंक्स हैं, दैट आर डिस्टिंक्ट, जो डिस्टिंक्ट हो। ठीक है जी, मैंने आपको टेबल दिया वो डिस्टिंक्ट है, चेयर दी वो डिस्टिंक्ट है, टेबल लैपटॉप दिया वो डिस्टिंक्ट है। तो मैं तो आपको इंडिविजुअली दे दूं या मैं आपको बंडल के स्वरूप में दे दूं, तो वो भी क्या है, वो आपका पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है। और इसके अंदर क्या है, a series of distinct goods and services, एक series of different goods and services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer the customer। for example से आपको पता चल जाएगा क्या बात कर रहा है। बता इलेक्ट्रिसिटी, payroll processing and gym services are consumed by the customer and to deliver them here promise are satisfied over the time। कहता है जिम सर्विसेज, आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं, अब जिम ज्वाइन कर लेते हैं, आप डेली आ रहे हैं तो एक किस्म की सर्विस आपको मिल रही है। इसकी छोटी आसान सी एग्जाम्पल ये है कि आप न्यूज़पेपर ऐसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, वो डेली आपके दौर पे एक न्यूज़पेपर लेके चला जाता है, वो लेटेस्ट न्यूज़पेपर उस डेट का होता है। तो ये सीरीज है, सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड एंड सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली द सेम। सेम है, उसका काम क्या, डेली एक न्यूज़पेपर लेके जाना आपको। आप जिम जा रहे हैं तो डेली आपको पता है जिम जाना है, हमें सेम एक्सरसाइज करके आनी है।
एंड डेटा सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर, तो कस्टमर को तमाम एक स्टेप पैटर्न में जो है वो कस्टमर को ट्रांसफर होता है। अब वो कहता है व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम आर डिस्टिंक्ट, वो कहता है गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो जब कंज्यूम हो तो उनको आप कहते हैं कि ये डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं। कब है? द गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट इफ बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मेट, दो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, क्या कि दोनों क्राइटेरिया अगर आपके मेट होते हैं, ठीक है ना जी, बोथ रिकॉल, अब दोनों को मेट करना है, तो फिर ही आप कहेंगे कि गुड्स एंड सर्विस जो है वो डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है, अदरवाइज जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होगी। जो क्या है, द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड एंड सर्विसेज ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन जो है वो अपना जो है वो उससे बेनिफिट ले सकता है। ऑन इट्स ओन का मतलब क्या है, जो चीज़ आपको दी जा रही है उसी से बेनिफिट ले लेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल वो आगे कोड कर रहा है उसकी, वो कोड ये करता है कि आपको वॉशिंग मशीन दी जा रही है, फिर आगे एग्जांपल करते हैं, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। वो वॉशिंग मशीन दे रहा है, साथ पाउडर दे रहा है, तो ये ऑन इट्स ओन यूज कर सकता है ना। कस्टमर को वॉशिंग मशीन लेके उसको उसमें अगर उसका बाजार से पाउडर ला के उसमें डाल के उसको इस्तेमाल कर लेगा, तो जैसे आपको एक चीज को दे रहे हैं वो उसको एज इट इज यूज कर सकता है। तो वो ये बात कर रहा है कि कस्टमर उससे उस चीज से जो आपने उसको दी है उसको एज इट इज यूज कर सकता है, उसको 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 उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, एज इट इज यूज कर सकता है। ठीक है जी, और क्या है, एंड उसके साथ दूसरी चीज क्या है, entity promises to transfer goods or services is separately identifiable from other promise in the contract। वो कहता है कि तो जो डीसी हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट ना हो। मैं मतलब ये ना कि मैंने कहीं सॉफ्टवेयर लिया है तो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, इंस्टॉलेशन जो है वो डिपेंड करती है मेरे पे, मेरे सिवा कोई कोई दूसरी कंपनी तो इंस्टॉल नहीं कर सकती, मेरा सॉफ्टवेयर है, मुझे पता है कैसे इंस्टॉल करना है, मैं आपको कीज नहीं देता सॉफ्टवेयर की। तो मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, गाड़ी के साथ मैं आपको टायर दे रहा हूँ, तो टायर जो है वो डिपेंड कर रहा है, गाड़ी होगी तो टायर होंगे, टायर नहीं होगी तो गाड़ी नहीं होगी तो टायर की करेगी। तो ऐसी इंटरडिपेंडेंट चीजें ना हो कि तो, जो एक दूसरे पर डिपेंड करे, तो फिर ही हम कह सकते हैं कि ये जो गुड्स है सर्विसेज ये डिस्टिंक्ट है। तो पहली बात क्या हुई कि वो एज इट इज ऑन, जैसे वो है वैसे इस्तेमाल हो जाए, और दूसरा क्या है, वो सेपरेट आइडेंटिफाइबल हो, वो जो है वो चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट ना हो, उनका आपस में कोई लिंक ना हो। ठीक है जी, इसमें एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये कह रहा है टी लिमिटेड सेल्स 10 वॉशिंग मशीन, 10 वॉशिंग मशीन उसे सेल की हैं। ठीक है जी, पहली बात इसमें ये हुई है कि वॉशिंग मशीन सेल हुई है ₹4.20,000 टू अ रिटेलर सी एन कंपनी पी एल आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विसेज साथ दे रहा है कुछ इसमें, एक तो उसने मशीन भेजी है उसके साथ, तो कहता फ्री में क्या दूंगा, द फ्री सर्विसेज और मेंटेनेंस फॉर 3 ईयर्स, वो कहता है 3 साल की उसकी आपको मेंटेनेंस फ्री मिलेगी। उसका कहता है 10 kg आपको जो है वो वॉशिंग पाउडर मिलेगा, वेरी गुड, 10 kg वॉशिंग पाउडर भी आपको मिल जाएगा, 3 नंबर ये हो गई, फॉर नेक्स्ट 18 मंथ। और उसके बाद कहता है डिस्काउंट वाचर मिलेगा आपको, चार चीजें, चौथी चीज क्या, डिस्काउंट वाचर और 50% डिस्काउंट इन द नेक्स्ट परचेज इज मेड इन नेक्स्ट 6 मंथ। रिक्वायर्ड क्या है, हाउ मेनी परफॉर्मेंस कंप्लीशन आती है। तो हमने देखा कि इसके अंदर चार मेन चीजें हाईलाइट की हैं। एक हम वॉशिंग मशीन है, उसके बाद उसने कहा मेंटेनेंस सर्विस 3 साल की फ्री है, फिर उसने कहा 10 किलो वॉशिंग पाउडर भी दूंगा आपको, और फिर उसने कहा 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको नेक्स्ट 6 मंथ की जो आप परचेजेस करेंगे। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, बताया कि इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो सर्विसेज है वो कितनी है, पब्लिकेशन है। तो हम ये देखते हैं कि ये चार चीजें इसे जिक्र की हैं, ये चारों इंडिपेंडेंट है। अगर आप वॉशिंग मशीन ले जाते हैं और अगली 3 चीजें नहीं भी लेते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्केट से आसानी से पाउडर मिल जाएगा, आप यूज कर रहे हो मशीन को चलाएं, तो इसका मतलब एज इट्स ओन जो है आप इसको यूज कर रहे हैं, पहली कंडीशन जो ए पॉइंट है वो पूरा हो रहा है आपका। ठीक है जी, इसी तरह आप देखें क्या ये सर्विसेज आपको आपको इंडिपेंडेंटली मार्केट से मिल सकती हैं, हमने कहा बिल्कुल जनाब, इंटरडिपेंडेंट है ही नहीं आपस में। अगर मैं वॉशिंग मशीन लूंगा, इस बंदे से पाउडर लूंगा या सर्विस नहीं लूंगा तो मेरी वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी, मेरा बिल्कुल चलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंटरडिपेंडेंट भी नहीं है, दोनों चीजें इसके नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि चार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक है जी, देयर आर 4 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन as all the goods and services are distinct because of RC can benefit from the goods of the service on its own। तो पहला पॉइंट आपको जो ए नंबर था वो ये है कि वो इन चारों सर्विसेज को ऑन इस्तेमाल कर सकता है। एंड द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड एंड सर्विसेज टू अ सेपरेटेड एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रॉमिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इंटरडिपेंडेंट भी नहीं है, आपका बी पॉइंट जो था। Following are the separate modes of application. Number one, deliver washing machine.
सर्विसेज एंड मेंटेनेंस, वॉशिंग पाउडर एट डिस्काउंट वाउचर। तो ये आपकी अलग अलग जो है वो आपकी चार जो है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो सीक्वेंस में बन जाती है। एग्जाम्पल टू कहता था ए बिल्डर कंपनी promises to build the customer X wall. Builder company will deliver the bricks to the customer X promises and then will build the wall. अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो उसने उसको ईंटें देनी है, दूसरा उसने कहना है, उसने कहा उसको वॉल को जो है वो बिल्ड करेगा। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर देयर, वो कहता है इसमें कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब देखें ये दीवार अगर ईंटें नहीं देगा तो द्वार बनेगी नहीं बनेगी, तो ये इंटरडिपेंडेंट हो गया। ईंटें जाएंगी तो द्वार बनेगी। तो जब वो आप इससे ईंटों का कॉन्टेक्ट करेंगे तो और उसको कहेंगे या द्वार बना दे, या द्वार बनाने का कॉन्टेक्ट करेंगे उसको ईंटें भी दे दे, तो ये क्या करेंगे आप उससे, आप किसी एक एग्रीमेंट में जो है उससे बेनिफिट भी लेंगे कि यार हमें कुछ बेनिफिट दो, हमने आपको द्वार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो ईंटें सस्ती दे दो, या हम आपसे ईंटें महंगी ले लेते हैं, हमें हमें हमारी द्वार सस्ते में बना दो। तो वो कहता है इस तरह में क्या होगा, ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहलाएगी। Builder company is not just supplying the bricks as a digital goods. Bricks and integration are input of to satisfy the performance obligation of the wall. तो ये डिपेंडेंट हो गए। तो बी पॉइंट जो है पूरा नहीं हुआ, तो जब बी पॉइंट पूरा नहीं हुआ इस केस में, तो हम कहेंगे कि आपका जो ये है वो ये जो है वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है आपकी। अब कहता है जनाब एसोसिएशन ए सॉफ्टवेयर हाउस हैज एग्रीड टू सुपीरियर limited that it will deliver a software worth rupees 500,000 and will also provide support services and software update for 2 years। उसने कहा जनाब एक सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो पहली चीज क्या दी जाएगी, सॉफ्टवेयर दी जाएगी, फिर सपोर्ट सर्विस आपको दी जाएगी, और फिर सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया जाएगा 2 साल के लिए। तीन चीजें इसमें बात की उसने। नाउ देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एज अ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम ई सर्विस इंडिपेंडेंटली एंड प्रॉमिस टू ऑफ एंटिटी आर सेपरेट। तो यहाँ पे कहेंगे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्यों है, वो कहता है तीनों सेपरेट अवेलेबल है। अगर ये सेपरेट अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर हम कहेंगे कि ये एक ही है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि सपोर्ट सर्विस आप बाहर से भी ले सकते हो, आप सॉफ्टवेयर अपडेशन खुद भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर सिर्फ हमसे ले लो, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये आपकी थी। तो ये इसी इलस्ट्रेशन को आप दूसरी तरफ भी घुमा सकते हैं। अगर ये इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगी तो भी फिर ये आपकी एक ही जो है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगी। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप यही फॉर्मूला लगाएं कि जब सॉफ्टवेयर है तो सपोर्ट सर्विस है तो ये 3 होंगी, नहीं, ये इस एलोकेशन में ये कंडीशन ऐसी है कि सेपरेट आ जाती है। तो बता रहा है तो तभी आप एज को कहेंगे। लेकिन अगर ये चीजें इंटरडिपेंडेंट भी हो सकती हैं, जैसे दूसरे लेजिस्लेशन में अगर वो आपको क्वेश्चन ये कहते हैं कि ये इंटरडिपेंडेंट है, तो आप इसको एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। आप ये नहीं कहेंगे यार वो बुक के अंदर 3 थी तो यहाँ पे 3 होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने सेंस लगाना है। एक ही चीज को आप दोनों तरफ से घुमा सकते हैं। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब तीसरी बात करेंगे। अब हम तीसरी बात क्या करें, स्टेप टू डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस। अब बता दें कि ट्रांजेक्शन प्राइस जो है वो अब कैसे डिटरमिन करेंगे। द एंटिटी मस्ट कंसीडर, क्या कंसीडर करेगा वो, क्या कंसीडर करेगा, द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज कस्टमरी प्रैक्टिस इन डिटरमिनिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो वो उसकी जो है वो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेगा कि किस टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, और कस्टमर की अपनी प्रैक्टिस क्या है। तो उस पे उसके बेस से आप डिसाइड करेंगे कि आप जो है वो ट्रांजेक्शन प्राइस क्या होगी। कॉन्ट्रैक्ट तो समझ आ गया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जनाब हम 1 लाख की चीज प्रोवाइड कर देंगे। ये कस्टमर सर्विस क्या है, वो ये है, देखिए जी आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि आप वारंटी देंगे, लेकिन आप आपको पता है ये इंडस्ट्रूड होता वारंटी है इसके अंदर, तो कस्टमर आपके पास आता है और आपको उसको रिपेयर करके देते हैं, तो ये सब चीजें जो है उसका पार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। द ट्रांजेक्शन प्राइस अज्यूम्स, क्या अज्यूम करेगा ये, transfer to the customer will take place as promised that and that the contract will not cancelled, renewed or modified। हम ये जो ट्रांजेक्शन प्राइस जो है वो अज्यूम कर लेगी कि ट्रांसफर टू द कस्टमर जो है विल टेक प्लेस एज प्रॉमिस एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कैंसल्ड, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पक्का है, रिन्यूड और मॉडिफाइड। तो ये सब चीजें हैं वो उसमें अजम्पशन ली जाएंगी कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो कहते हैं जनाब द ट्रांसफर प्राइस नॉट एडजस्टेड, ट्रांसफर प्राइस को हम एडजस्ट नहीं करेंगे, किससे एडजस्ट नहीं करेंगे, और इफेक्ट द कस्टमर क्रेडिट रिस्क बैड डेट्स, बट ट्रांजेक्शन प्राइस is adjustable where entity will enforce the right for only a portion for the amount इजी डिस्काउंट। तो कहता है अगर आपको आपके कस्टमर बैड डेट्स हो रहे हैं, तो बैड डेट्स हमने कहा था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैड डेट जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जाकर डिस्कस होते हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर आप ये देखें कि आपको आपको डिस्काउंट दे रहे हैं,
ठीक है ना जी। तो ये डिस्काउंट वगैरह जो है ये सब आपको, ये आपको एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी उसको। ट्रेड डिस्काउंट वगैरह जो है ये जिस तरह आपकी जो वेरिएबल कंसिडरेशंस हैं तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारी जो है इसको आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये सेंटर में कवर्ड है। लेकिन जो बैडर्स आपके होते हैं, जो प्रोविजन हमने लेनी है रिसीवेबल्स की, वो सारी की सारी जो है वो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कवर्ड है, यहाँ पे उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। अब वो बात करते हैं जनाब फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाई कैलकुलेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस। कौन से फैक्टर है जनाब जो हम कंसिडर करेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस को करते हुए, तो वो सारी बातें यहाँ पे आएगी। कहता है द एंटिटी मस्ट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग फैक्टर व्हेन डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो नंबर वन क्या है इसमें? नंबर वन है जनाब वेरिएबल कंसिडरेशन। हम दोबारा याद करते हैं कि हमने हमने जब ये लास्ट टाइम जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने एक बात की थी। हमने क्या बात की थी? हमने कहा था सर ऐसा है कि ये स्टैंडर्ड बेस करता है कोर प्रिंसिपल पर। और कोर प्रिंसिपल क्या है कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मिलनी चाहिए, आपको उसी पर रेवेन्यू को करना है। हमने कहा जी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या आती है? हमारी एक्सपेक्टेशन क्या आती है? हम 2 शर्टें बेचेंगे और हमें 250 रुपये मिलेंगे। लेकिन हमने क्या किया? हमने ऑफर लगा के हमने उसको 200 में बेच दिया। हमने कहा बाय वन गेट वन फ्री लो 200 रुपये में, हमें 50 रुपये कम मिले। तो हमने कहा क्या होगा कि हमें 50 रुपये जो कम मिलेंगे, ये 50 रुपये क्या है? ये हमारी वेरिएबल कंसिडरेशन है। तो हम क्या करेंगे? हम रेवेन्यू जो है वो स्टैंडर्ड कहता है आप 250 का ही बुक करेंगे और उसमें 50 रुपये जो है वेरिएबल कंसिडरेशन दिखाएंगे। अब वो वेरिएबल कंसिडरेशन की बात करता है, वो कहता है वेरिएबल कंसिडरेशन क्या होती है? वो कहता है अ ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी एडजस्टेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ बोनस डिस्काउंट इंसेंटिव्स एंड पेनल्टी। तो ये आपको, आपने एक इंसेंटिव दिया, आपने एक ऑफर लगाई जिसमें आपने इसको 50 रुपये का इंसेंटिव दिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आपकी जो ट्रांजेक्शन प्राइस है उसको आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी। अब जो है आप माइनस करेंगे, आप कहेंगे 250 जो है हमारी सेल है, माइनस वेरिएबल कंसिडरेशन 50, और आपका नेट रेवेन्यू जो है वो 200 बढ़ जाएगा जो आपको कैश मिल रहा है। तो हमने कहा कि एनी डिस्काउंट बोनसेस पेनल्टीज इंसेंटिव ये जो सब क्या चीज़ें हैं, ये आपकी वेरिएबल कंसिडरेशन है। और आप जो रेवेन्यू है वो फुल वैल्यू से बुक करेंगे और आप बाद में इसको इसको इससे एडजस्ट करके अब नेट रेवेन्यू जो है वो बाहर कॉलम में ले जाएंगे। वो कहता है टाइम वैल्यू मनी। टाइम वैल्यू मनी क्या होता है? ये आपके इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कंट्रोल करता है। अब आप सपोज करें, कहता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस इज एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल इंक्लूड्स ए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन प्रॉमिस एंड कैश सेलिंग प्राइस। टाइम वैल्यू मनी क्या है कि अगर आप मैंने आपको सेल की, मैंने कहा सर अब मैं आपको सेल कर रहा हूँ 100 रुपए की, लेकिन आप पैसे जो है 2 साल के बाद देंगे। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई साहब ये 2 साल के बाद आपको जो पैसे मिलने हैं ये आज की वैल्यू नहीं है। आज इसकी वैल्यू 100 रुपये नहीं है, आज इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, कम है सॉरी। आपने कहा कि आपको 2 साल के बाद जो है वो 100 रुपये मिलने हैं, और आज जो है आप यहाँ पे खड़े हुए वी आर स्टैंडिंग हियर ऑन 0 पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो फिगर जो है वो प्रेजेंट वैल्यू में लेके आनी पड़ेगी। आप कहेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 94 रुपीज है। आप इसकी प्रेजेंट कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे? आप डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, वो साइड डिस्कशन यहाँ पे नहीं करते हैं अभी। आप डिस्काउंट फैक्टर लेके उसको जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। आप क्या करेंगे? आप जो सेल बुक करेंगे वो आज प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करेंगे। आप क्या एंट्री बुक करेंगे यहाँ पे आज? आप एंट्री बुक करेंगे 0 ईयर पे आप खड़े हुए हैं, आप एंट्री क्या पास करेंगे? आप कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू सेल या रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से होगा? 94 से होगा। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे 94 से एंट्री पास करेंगे। ईयर वन में आप क्या करेंगे? आप इसको अनवाइंड करेंगे। अब ईयर वन में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू फाइनेंशियल चार्जेस फाइनेंशियल इनकम क्रेडिट, जो आपके फाइनेंशियल इनकम क्रेडिट होगी आपकी पीएनएल में, वो हो जाएगी आपकी। सपोज कर रहे हैं कि ये तीनों पे ऐड हुए थे इसमें। फिर दूसरे में क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे और फाइनेंशियल इनकम क्रेडिट करेंगे आप 3 रुपए से। तो ये नेट शेयर में जो होगा ये आपका 100 रुपये जो है वो रिसीवेबल आ जाएगा, बाद में 100 रुपये आपका कैश आएगा और आप क्रेडिट कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल को। 100 रुपये से ही आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी। तो ये वो बात कर रहा है आपसे कि आप क्या करेंगे? आप इसको अनवाइंड करेंगे और इसको दोबारा रिसीवेबल्स को जो है वो 1 लाख 100 पे ले जाएंगे। और लेकिन जो आप रेवेन्यू बुक करेंगे वो रेवेन्यू आपका जो है वो 94 से बुक होगा, प्रेजेंट वैल्यू पे बुक होगा। ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे आपसे करके क्या है? अब वो कहता है नॉन कैश कंसिडरेशन वेयर द कस्टमर प्रॉमिस कंसिडरेशन इन अ फॉर्म अदर देन कैश। पार्टर सिस्टम अगर हो रहा है तो
The entity shall measure the non-cash consideration at fair value, for example share. वो कहता है कि अगर आपने बार्टर सिस्टम कर दिया, बार्टर सिस्टम में क्या कर दिया, आपने उसको चीज दी, उसने आपको अपनी कंपनी के शेयर दे दिए। अब वो कहता है वो शेयर जो आपने लिए हैं, सपोज करें आपने जो ट्रांजेक्शन किया है, वो ट्रांजेक्शन आपने आज किया, आज 27/8 है, ठीक है जी, आपने इस डेट पे जो है ट्रांजेक्शन किया है, तो इस डेट पे एक मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की, आप उस वैल्यू के हिसाब से जो है उसको बुक कर देंगे। अब जब आपका 31 दिसंबर आएगा, उस दिसंबर में जो है इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, इसका ट्रीटमेंट अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। जो इन्वेस्टमेंट शेयर आपका आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा, और आप क्रेडिट कर देंगे सेल को। ये एंट्री आप कब करेंगे, आप करेंगे, आपने कहा 27/8 है, 27/8 को आप देखेंगे इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से एंट्री पास करेंगे। आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट, आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट टू सेल, ये एंट्री आप पास करेंगे इस डेट पे। अब क्या होगा, अब 31 दिसंबर आएगा, आपका अगस्त है, अगस्त के बाद 31 दिसंबर आएगा, उस डेट पे जो इन्वेस्टमेंट शेयर है इसको आप एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करेंगे, और आप देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। और आप इसको उस डेट पे जाके आप सेल को इंक्रीज नहीं कर लेंगे, आप कहेंगे यार अभी तो साल खत्म हुआ है, वही काउंटिंग ये चल रहा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो शेयर डॉलर शेयर सेल इंक्रीज नहीं होगी, अब सेल एक दफा बुक हो चुकी है। अब ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अब आपने इसको एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड में जाके इसको ट्रीटमेंट करना है आपको। इन्वेस्टमेंट शेयर जो है वो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वहीं पे इसका ट्रीटमेंट होगा 31 दिसंबर को। अब इसकी प्राइस बढ़ती है कम होती है, वो हम उसी स्टैंडर्ड में देख के इसको एडजस्ट करेंगे थ्रू थ्रू P&L और थ्रू OCI, वट एवर द कंडीशंस क्लासिफिकेशन वी हैव डिड। तो यहाँ पे बात करने की सेल की जो बात कर रहे हैं, वो सेल कहता है, सेल तो सिर्फ भाई उसी रेट पे जो रेट चल रहा था, जिस रेट पे आपने सेल की है, उस रेट पे जो मार्केट प्राइस थी, उस पे ही आपने सेल बुक कर लेनी। उसका कहता है जनाब एक बात और देख लें, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, कस्टमर को आपने कुछ पे करना है, कस्टमर को आपने क्या पे करना है, कहता है कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर्स इंक्लूड कैश अमाउंट दैट एंट्री पेज टू द कस्टमर, it will be treated as a reduction in the transaction price, for example deduction for revenue EG vouchers। आपने वोचर इशू कर दिए, आपने लॉयल्टी फ्रंट दे दिए, कस्टमर सेल करने आया, उसने 200 रुपए की सेल की, आपने कल यहाँ पे 50 रुपए का गिफ्ट वाउचर पकड़े, नेक्स्ट सेल आप करेंगे तो उसमें से आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो वो कहते हैं ये जो 50 रुपए का डिस्काउंट आपने दिया है, ये आप अपना रेवेन्यू कम कर लें, अब आप 200 का रेवेन्यू बुक ना करें, या बल्कि 150 का रेवेन्यू बुक करें, क्योंकि आपने 50 रुपए का उसको वोचर दे दिया, ठीक है जी। तो ये इसमें, तो ये सब चीजें जो है ये आपकी जो है वो ट्रांजेक्शन प्राइस को इफेक्ट करेंगी, ठीक है ना जी। एडजस्टमेंट कहाँ पे हो रही है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें इसकी हेडिंग, तो ये एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन प्राइस हो रही है, ये सब चीजें हम ट्रांजेक्शन प्राइस से लेस करें, ट्रांजेक्शन क्या आपकी सेल प्राइस है, उसमें से आप चीजें माइनस करेंगे अगर ये होंगी तो। अब वो कहता है जनाब वेरिएबल कंसिडरेशन की एग्जांपल दे रहा है, द ईयर कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द बिल्डिंग एंड oil rig for 100,000, if the oil rig is not completed in time there will be 220,000 पेनल्टी। अब यहाँ पर पेनल्टी पड़ेगी उसको, अगर वो टाइम पे पूरी नहीं करेगा तो उसको उसको कितना पैसा मिलना है, उसको 1 लाख मिलना है, 1 लाख से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेल प्राइस कितनी है, 1 लाख है, लेकिन अगर वो टाइम पे नहीं करेगा तो उसको 20,000 काट के उसको कितना मिलेगा, उसको 80,000 मिलेगा। The EM has built the similar oil rig before and there is a 90% chance that the oil rig will complete the on time, that is the transaction price। वो कहता है 90% चांसेस क्या है कि वो टाइम पे ही पूरी करता है। अब वो क्या करेगा, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हैं, क्या एक तो वो पूरा करे, अगर वो पूरा कर देता है टाइम पे तो वो उसको 1 लाख की सेल बुक करेगा, लेकिन अगर वो पूरा नहीं करता तो उसको 80,000 के 20,000 जो है उसका वेरिएबल कंसिडरेशन है, वो उसमें माइनस करके ट्रांजेक्शन पैसे वो 80,000 की जो है वो सेल बुक करेगा। द मोस्ट, अब वो क्या करेगा, वो इन दोनों में से मोस्ट लाइकली का फार्मूला अडॉप्ट करेगा। मोस्ट लाइकली क्या होता है, येस और नो, मेथड मेथड प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, तो वो कहेगा यस और नो करेगा। और ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहा है, वो कर रहा है मोस्ट लाइकली, ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, मोस्ट लाइकली का फार्मूला यूज कर रहा है। उसमें क्या होगा, उसमें दो ही ऑप्शन होती है, या हेड या टेल, या यस या नो। तो यहाँ पे क्योंकि उसको 90% चांसेस क्या है कि वो 90% चांसेस एक टाइम पे पूरा करेगा, तो वो कहेगा ठीक है मैं 1 लाख की सेल बुक कर लूंगा आज, ठीक है जी। Therefore, the auction price is 100,000 is the 90% chance that oil limited will complete the outcome. Time value of money. Z Limited sold a machine for 100, और टाइम वैल्यू मनी की बात कर रहा है यहाँ पे, जिस हमने दूसरी बात की थी, पहला पॉइंट उसने पहले इसकी बात की है, अब हम बात कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, उसकी एग्जांपल की बात कर रहे हैं। Experiment sold a machine for January 1st, 2020. The term of the sale are that it will receive 5 million of 31st or 31st December 2021. Discount rate will be 6% per annum.
पास द जनरल एंट्रीज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल 2020 एंड 21 में आप एंट्री पास कर दें। उसने कहा जनाब एक 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई है जिसमें हमने कहा कि हमें 5 मिलियन मिलेगा, ठीक है जी। कब मिलेगा? ऑन 31 दिसंबर 2021 में मिलेगा, और जो हमने 2 साल के बाद मिलेगा हमें, और हमें जो है उस पर डिस्काउंट रेट जो है वो 4% है। तो वो कहता है आप बता दें कि इसके आप जो रेवेन्यू बुक करेंगे वो 2020 में कितना करेंगे और 2021 में कितना करेंगे। वो कहता है जनाब आप क्या करें, आप सबसे पहले अब पेमेंट कब मिलनी है, 2 साल के बाद मिलनी है आपको, तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू लें आज। डिस्काउंट फैक्टर उसने क्या है, उसने कहा 6% डिस्काउंट फैक्टर है आपका, इंटरेस्ट रेट कितना 6% है, 6% डिस्काउंट करें, आप कहेंगे आज की वैल्यू ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कि 5 मिलियन की आज की वैल्यू क्या है। उसका कहेंगे जनाब इसमें इंटरेस्ट, आप जो है इंटरेस्ट एलिमेंट जो है वो 2 साल का जो है आप इस पे ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपने 2 साल का इंटरेस्ट जो है उसमें ऐड करेंगे, तो ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपने कहा कि आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप क्या करेंगे, उस प्रेजेंट वैल्यू पे आप 6% इंटरेस्ट निकालेंगे। तो आपने कहा इस 2 सालों में पहले साल का इंटरेस्ट ये निकलेगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट ये निकलेगा। अब आप इसकी एंट्री पास करेंगे, आप पहली एंट्री क्या पास करेंगे, आपने पहली एंट्री पास करनी है डेटर्स अकाउंट टू सेल। अब सेल किस पे आएगी, आपकी प्रेजेंट वैल्यू पे आएगी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आया हुआ। दूसरे साल में इसको अनवाइंड करेंगे आप डेटर्स को बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट को इनकम में चार्ज कर देंगे, क्योंकि आपको डेटर्स किस पे चाहिए, आपको डेटर्स जो है 5 मिलियन पे चाहिए, उसको 5 मिलियन पे ले जाने के लिए इस पे आप इंटरेस्ट एलिमेंट जो है ऐड करेंगे, और सेम एंट्री जो है आप दूसरे साल भी करेंगे। दोनों इंटरेस्ट एलिमेंट जो है अनवाइंड करेंगे, इसको इंटरेस्ट को इंटरेस्ट इनकम में लेके जाएंगे आप, और इस पे आप डेटर्स को इंक्रीज कर लेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपको कैश रिसीव होगा, आप डेटर्स 5 मिलियन कैश मिलेगा, 5 मिलियन आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। वही जो अभी हमने पहले भी बात की थी, वही बात इसने यहाँ पे इलस्ट्रेशन में करती है। तीसरी भाई नॉन कैश कंसिडरेशन, तुम्हारा तीसरा पॉइंट क्या था इसमें, तीसरा पॉइंट था हमारा नॉन कैश कंसिडरेशन, ठीक है जी। अब इसकी हम बात करने लगे हमसे। कहता है नॉन कैश कंसिडरेशन barter system, X Limited decided to take a contract to perform the consultancy services that would normally be valued at 50,000. XL determined that the service in the single performance obligations, XL agreed to receive 1,000 shares of the customer at of the company B। अब देखो शेयर रिसीव कर रहा है, बार्टर सिस्टम कर रहा है उससे। बोथ एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 जनवरी 2020 व्हेन शेयर्स आर वैल्यूड एट 50। अब उसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। ऑन फरवरी 2020 एक्स लिमिटेड कंपनी का सर्विस वन द शेयर प्राइस इज 22। अब उसकी जब उसने ये काम खत्म किया ना, तो उसकी प्राइस जो है वो 52 चली गई है, और उसकी जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किया था जब उसकी प्राइस 50 थी, तो वो कहता है इसका रेवेन्यू बुक करें। अब आप देखें रेवेन्यू कब बुक होगा, रेवेन्यू इसका बुक हुआ 52 पे, जब उसका कंट्रोल चला गया। स्टैंडर्ड की इसकी बात करता है, स्टैंडर्ड बात करता है कंट्रोल की, जब कंट्रोल जाता है, जब रेवेन्यू बुक जिस टाइम सेल्स कंप्लीट होगी उस डेट का आपने रेट लगाना है। अब ये बात ट्रांजेक्शन खत्म हुई है 1 फरवरी में, अब 31 दिसंबर आएगा 2020 का, उस डेट को जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे होगा। हम ये नहीं कहेंगे यार अभी फरवरी में सेल खत्म हुई है, फरवरी में सेल बुक की है, अब दिसंबर आ गया, दिसंबर अभी वही साल चल रहा है, तो ऐसा करते हैं जो आप अभी रेट जो है वो 100 रुपये हो गया, तो फिर सेल को इंक्रीज कर लेते हैं। आप सेल को इंक्रीज नहीं करेंगे, आप 31 दिसंबर में जो है वो उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रीट करेंगे। जो सेल जो है वो आपकी ऑलरेडी बुक हो चुकी है फरवरी में, और ये सेल जो है वो इसी प्राइस पर रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं आने वाला। और फाइनल चौथा पॉइंट आपका क्या था, चौथा पॉइंट आपका था परचेज कंसिडरेशन का था। कहता है जे जे लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद DSS, the DSS commit to buy at least 20 billion of item over next 12 months। The term of the contract requires JJ Limited to make the payment of 1 million to compensate DSS for changes that it will need to make the retail stores accumulate the productions, how much the revenue। वो कहता है जनाब एक सेल हुई है 20 बिलियन की। जब आपने सेल की 20 मिलियन की, तो वो जो आपका जो शॉपकीपर था उसने कहा यार देखो मेरे पास जगह नहीं है आपके बाहर के बेचने की, अब थोड़ी सी इसके अंदर डेकोरेशन करा दो या कोई एक शू के लगवा दो, तो उससे होगा उसमें उसमें आपके प्रोडक्ट रख दूंगा और मैं इसको बेचूंगा। हमने ही ठीक है मैं ये खर्चा करता हूँ, एक्स्ट्रा खर्चा आपकी दुकान पे कर देता हूँ। उस पर जो है उसने कहा आपका जो खर्चा है वो 1 मिलियन का होगा। टोटल महीने की सेल थी जिसमें 1 मिलियन आपने उसकी दुकान पे खर्चा कर दिया अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए। अब वो कहता है ये 1 मिलियन आपने खर्चा कर दिया है, कहता है तो
1 million paid to DSS is a reduction in the transaction price। वो कहता है ये जो ये रिडक्शन है ट्रांजेक्शन प्राइस में रिडक्शन है, रेवेन्यू ऑफ द 90 बिलियन विल बी रिकॉर्डेड इन। वो कहता है आपने जो 20 मिलियन की जो सेल की है बेसिकली 20 मिलियन नहीं है, 1 मिलियन जो है आपने खर्चा कर दिया है, इसको इससे माइनस करना और 90 मिलियन की जो आप सेल बुक करना। अगला स्टेप है जी, फोर्थ स्टेप है एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब वो कहता है जनाब आपको पता चल गया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको पता चल गया कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या है, आपको पता चलेगा कि आपकी ऑब्लिगेशन क्या है। अब आप ऐसा करें जितनी आपकी ऑब्लिगेशन है आप उस पर जो है अपने ट्रांजेक्शन प्राइस को उसकी किसी रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। उससे होगा ये कि जो सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेट हो जाएगी उसके रेलिवेंट जो ट्रांजेक्शन प्राइस होगी उतना का हम रेवेन्यू बुक कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि हम कैसे एलोकेट करेंगे अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस को अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। तो ये स्टेप इसको आपको जो है वो एक्सप्लेन करेगा। कहता था एंटिटी एलोकेट द कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन प्राइस टू ईच सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन द रेलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कहता है जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस हैं उसकी बेसिस पे जो है आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो कहता है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या होती है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन एंटिटी विल सेल प्रॉमिस गुड और सर्विसेज सेपरेटली टू द कस्टमर। कहता है आपने अगर 4 चीजें बेच दी हैं तो अभी बताएं कि जो 4 चीजें बेची हैं ये अगर आप सेपरेट बेचते तो कितने की चार्ज करते हैं, वो उसकी स्टैंडर्ड अलोन सेलिंग प्राइस होती है। यहाँ पे एग्जांपल वो कहता है जनाब देखें Hero Enterprises entered the contract for a sale the beginning 2020 the new car and 3 year services the contract 50। उसने कहा जी आपने 2 काम किए, आपने कहा जी मुझसे गाड़ी ले जाओ वो 3 साल तक सर्विस फ्री है और आप मुझे 1.5 मिलियन दे दो। लेकिन अगर मैं सिर्फ उससे कहता है मुझे सिर्फ गाड़ी चाहिए तो कहता है गाड़ी अगर चाहिए तो आपको मुझे जो है वो 1.4 मिलियन पे करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं मेरे पास गाड़ी ऑलरेडी है मुझे सर्विसेज दे 3 साल की। तो वो मुझे कहता ठीक है जी आप 3 साल की सर्विस आपने लेनी है तो आप मुझे 3 लाख रुपए पे करें, 1 लाख रुपए पर साल के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 17 लाख पे करना है। अगर आपको दो अलग अलग कस्टमर आते हैं तो मुझे वो 17 लाख पे करके जाते हैं। लेकिन आप आए हैं आप दोनों चीजें लें आप मुझे 15 लाख मिले। तो यहाँ पे जो स्टैंड सेल प्राइस है वो कार की कितनी है 1.4 मिलियन है और सर्विस की कितनी है वो 100,000 पर एनम है। अब वो कहता है क्योंकि आपको हमने जो है वो 1.5 पे दे दिया तो अब 1.5 को क्या करें आप किसी फार्मूले से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों में। तो वो फार्मूला क्या होगा आप कहेंगे जनाब उसकी स्टैंड सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस इनटू 100। तो आप रेशो बना लेंगे 1.4 रेशो 0.3। इस रेशो से आप क्या करेंगे आप जो आपकी जो 5 मिलियन है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक हो गई। अब वो कहता है कार तो आपने हैंड ओवर कर दी है इमीडिएटली तो कार का रेवेन्यू तो आप फॉर्म बुक कर लेंगे। लेकिन जो आपकी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज जो है वो आपको उसको 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आपने कहा कि आपकी जो सर्विसेज है उसकी उसकी स्टैंडर्ड सर्विस प्राइस क्या बनती है, वो बनती है आपकी, ठीक है, और कार की बनती है ये। तो टोटल बनती है आपकी 1.5 मिलियन। अब यहाँ पे वो कहता है कि इसमें आप क्या करें। अब कार तो आपने हैंड ओवर कर दी है तो कार को पूरा आप सेल में बुक कर दें। लेकिन जो आपकी 2,60,000 है वो 3 साल की फिगर है तो इसको आप 3 पे डिवाइड करें और आप इसको पर ईयर चार्ज कर लें। तो अब ये जो पहला साल का रेवेन्यू है वो ये बुक होगा, दूसरे साल का रेवेन्यू जो बुक होगा वो आपका 264,7 ये आपका सॉरी यही हो जाएगा 3 पे डिवाइड करके आया ना। तो दूसरे साल का रेवेन्यू आपका जो बुक होगा वो यही होगा और यही रेवेन्यू आपका तीसरे साल भी बुक हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे आप उसको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की बेसिस पे जो है वो आप उसको कंसिडरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उसके हिसाब से रेलेवेंट क्योंकि यहाँ पे पीरियड आ रहा है तो इसको पीरियड को आप कंसिडर करते हुए इसको 3 साल में डिवाइड कर देंगे। और जैसे आपकी सर्विस आप एक पहली दे देंगे पहला रेवेन्यू बुक कर लेंगे, दूसरी दे देंगे दूसरा और तीसरा बुक हो जाएगा। A retailer sells a customers a computer and a printer। उसने कहा ये कंप्यूटर प्रिंटर दोनों चीजें बेची, दोनों के प्राइस कितने हैं 20,000 है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ प्रिंटर देता हूँ तो मैं 5,000 चार्ज करता हूँ और अगर मैं आपको सिर्फ प्रिंटर देता हूँ तो 18,000 चार्ज करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चीजें अलग अलग लोगे तो मुझे 23,000 मिलेगा, लेकिन आप इकट्ठे ले लोगे तो मुझे आप 20,000 दोगे। तो हम वही बात करेंगे, आप कहेंगे जनाब इसकी रेशियो निकालेंगे। आप रेशियो निकाल के इसको जो है वो इसकी फिगर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करके इस पे आप चार्ज कर लेंगे। ठीक है जी। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप 18,000 टोटल में डिवाइड करेंगे और उसके रेशियो पे आप उसका जो है रेवेन्यू बुक कर देंगे।
This transaction there is an inherent discount of 3,000 which does not relate to the specific performance obligation and is therefore allocated to the performance obligations on the relative standalone selling price. So relative standalone selling prices जो है उस पर आप रेशियो बना के उसको जो है वो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ये 20,000 आपका ब्रेकअप बन गया. What are the method of estimating the standard? तो मेथड कौन से वो कहते हैं मेथड इसमें जो है आपके पास एक एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच है. पहला मेथड ये भी ऑब्जर्व करते हैं, या एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन में ये भी मेथड है, ये भी अडॉप्ट कर सकते हो. और रेजिडुअल अप्रोच जो है ये भी आप अडॉप्ट कर सकते हो. तो इसमें आपको 3 मेथड से दिए जनाब, जिन्हों को हम डिस्कस करते हैं क्या क्या है. पहला क्या है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच. पहला मेथड आपका है, उसकी एलिस्ट्रेशन है वो आप क्लियर हो जाएगा कि ये मेथड क्या कहता है. कहता है a manufacturer produce and sold a customer a table and a computer 30,000. तो उसने एक टेबल बनाया, एक कंप्यूटर बनाया और 13,000 में बेच दिया. अब वो कहता है अगर खाली टेबल बेचता तो उसको 5,000 मिलते और खाली कंप्यूटर प्राइस जो है वो अवेलेबल नहीं है. कंप्यूटर की मार्केट वैल्यू नहीं पता कितने की है, लेकिन टेबल की मार्केट वैल्यू उसको पता है 5,000 है. ठीक है जी, दोनों चीजें उसे 13,000 में बेच दी हैं. आप कहेंगे अगर बड़ा आसान है 13 में से 5 माइनस कर दो तो वो कंप्यूटर की वैल्यू आ जाएगी, तो वो कंप्यूटर की मार्केट वैल्यू नहीं होगी. ठीक है जी, हो सकता है कंप्यूटर की मार्केट वैल्यू ही 15,000 हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने उसको 13,000 में दे दिया है. और 5,000 पे हम अगर टेबल हमसे लेता खाली, हम 5,000 चार्ज करते हैं. खाली कंप्यूटर कितने का लेता है वो हमें पता नहीं है. इन मोस्ट recent customer survey, a computer has been given at a rating of 4 out of 5 points as against 4 out of 5 points to competitor. अब वो कहता है आप देखें कि आपको जो कंपटीटर है वो कितने का कंप्यूटर बेच रहा है. तो वो एक स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आप मार्केट चेक करें तो हमारा कंपटीटर जो है ये कंप्यूटर 12,000 का बेचता है. इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 का कंप्यूटर है, 13,000 की टेबल है, तो कितने पैसे हुए. तो टोटल 17,000 उसको हमें चार्ज करना चाहिए था, लेकिन हमने कितना चार्ज किया, हमने तो उसको सिर्फ 13,000 चार्ज किया. ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, अब हम अच्छा द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल. अच्छा ये कंपटीटर जो है वो इसमें बात कर रहा है आपसे, एलिस्ट्रेशन देखें. वो कहता है 5,000 की टेबल है, लेकिन यहाँ पे इसने इसकी टेबल की प्राइस जो है स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो यहाँ पे एलिस्ट्रेशन में 5 की जगह 2,000 कर दी है. ठीक है, और बाद में इसने इसको कहा कि 12,000 का जो है आपका ये है, टोटल 14,000 है, तो इसको आप जरा जो है ना थोड़ा सा करेक्शन कर लें, इसको आप 2,000 कर लें. एलिस्ट्रेशन जो है वो 2,000 पे दी हुई है. ठीक है जी, तो उसके स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस बनाएंगे. स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइसेस की बेस पे जो है हम उसको 13,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में कि टेबल पे कितनी होगी. जब आप टेबल हैंड ओवर करेंगे, आप कंप्यूटर हैंड ओवर करेंगे, तो आप इस हिसाब से जो है वो रेवेन्यू बुक कर लेंगे. उसके बाद वो कहता है कॉस्ट मार्जिन. सेकंड मेथड क्या था आपका, एक्सपेक्टेड कॉस्ट मार्जिन अप्रोच. इसकी अप्रोच पे इलस्ट्रेशन ने दी हुई है. हमें कहता है जनाब एसएल सेल्स अ मशीन एंड 1 ईयर फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर 100,000. उसने कहा दोनों चीजें दूंगा, 1 लाख रुपए देते हैं. द यूजली सेल ऑफ मशीन इज 95,000 बट डज नॉट नो द टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज फॉर द मशीन. वो कहता है मशीन के पैसे हमें पता है 95,000 है, ठीक है, लेकिन जो सर्विसेज दी जा रही है उसकी प्राइस हमें नहीं पता. अदर स्पोर्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय एसएल अटैक अबाउट का 50%. कहता है हमारा मार्जिन कितना होता है, 50% हम मार्जिन लेते हैं सर. इट इज सच दैट द टेक्निकल सपोर्ट वुड कॉस्ट 20,000. तो वो कहता है कि टेक्निकल सपोर्ट जो है वो कितनी कॉस्ट करेगी आपको, 20,000 सपोर्ट करेगी, तो टोटल हो जाएगा आपका 1,15,000. हाउ मच द ट्रांजेक्शन प्राइस वुड बी एलोकेटेड टू मशीन एंड सपोर्ट में. तो आप बता देंगे कितने कितने हमने इसको एलोकेट करना है. तो वो कहता है जनाब द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन कितनी है आपकी, 95,000 है. ठीक है, मशीन की 95,000 यहाँ पे दी हुई ऊपर, ये रही. Based on the observation price, there is no observable selling price of the machine of technical support. Therefore, the standalone selling price need to be estimated. One approach of doing so is expected cost plus margin. Based on this, the selling price of the machine will be 30,000, 20,000 into 150%. ठीक है जी, तो उसने कहा कि आप 20,000 जो आपकी आपकी प्राइस है उसका जो है वो 150% आप ऐड कर लें मार्जिन. जब तो वो 50% मार्जिन ऐड कर लें तो वो आपकी जो है 30,000 जो है वो आपका बन जाएगा. ये 150 नहीं है, 50% है.
तो ये आपकी जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट बन जाएगी, उसकी आपकी प्राइस बन जाएगी। द टोटल स्टैंडर्ड प्राइस एंड प्राइस ऑफ द मशीन एंड सपोर्ट इज 125,000। However, that consideration received is 100,000। अब देखिए ना दोनों का डिफरेंस है। आपकी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी कि आपको 1,25,000 मिलेगा, लेकिन जो आपको मिल रहा है वो 1 लाख मिल रहा है। दिस मीन्स दैट द कस्टमर इज सेविंग डिस्काउंट और 25, भी आपका डिस्काउंट है 25,000 का, तो इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे डिस्काउंट को? अब यहाँ पे इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बनाए। ये देखिए ये तो आपको ऑलरेडी दी हुई थी, ये हमने कैलकुलेट की है किस मेथड पे, कॉस्ट प्लस मेथड पे। उसने कहा था हमें कॉस्ट इतनी पड़ती है और 50% प्रॉफिट लेते हैं, तो हमारी वैल्यू ये बन जाती है। तो इस वैल्यू पे क्या करेंगे हम, 1 लाख को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके हम अपना रेवेन्यू बुक करेंगे। तो ये होता है कॉस्ट प्लस मार्जिन, कि आपको अगर कॉस्ट दी हुई है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कॉस्ट हमें दी हुई थी, ये कॉस्ट किसकी दी हुई थी हमें, ये कॉस्ट हमें दी हुई थी सिर्फ उसकी मेंटेनेंस की, ठीक है जी। उसके अंदर हमने 50% का मार्जिन ऐड करके हमने इसकी टेक्निकल सपोर्ट जो थी उसकी वैल्यू बनाई, ठीक है जी। और हमारी आखिरी जो अप्रोच है वो मेथड जो है वो है रेजिडुअल अप्रोच। रेजिडुअल अप्रोच क्या होती है कि बचा कुचा, रेजिडुअल मतलब पता है बचा कुचा, कि अगर आपके पास 3 आइटम है, 3 में से 2 की प्राइस पता है, तो दो दो डिफरेंट जगह तीसरे पे डाल दें, हम कहेंगे ये बाकी ये इसी की प्राइस होगी। तो ये अप्रोच इतनी चलती नहीं है, बस इसको हम चला लेते हैं, इसकी कोई बेसिस नहीं है कि जनाब 2 की प्राइस पता है तो तीसरे की यही होगी, इस तरह ये आपने तुक्का लगाया है, ठीक है ना। तो इतनी एक्सेप्टेबल अप्रोच नहीं है। द डेटा शो द कस्टमर एक कंप्यूटर, प्रिंटर एंड स्कैनर। आप 3 चीजें भेजी, प्रिंटर, स्कैनर और कंप्यूटर, और उसको 15,000 का पैकेज मिल गया। इट हैज determined that these are 3 separate performance application and regularly sells in the printer 4,000, computer 100,000। अब 14,000 तो यही हो गया। अब 1,000 जो बाकी बच गया हम कहेंगे ये उसका है। This is the first time manufacturer is going to sell the scanner, hence there is no sale price identified scanner on standard selling price। Allocate the price separate from this application। अब वो कहेगा रेजुलर अप्रोच है। रेजुलर अप्रोच में किया कि 2 की आपको पता थी और आपने ये बैलेंसिंग फिगर में तीसरे की निकाल ली है, ये रेजुलर अप्रोच है जो कि मार्केट में एक्सेप्टेबल। डेफिनेटली इस स्कैनर की भी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू तो होगी, तो इसलिए ये अप्रोच ज्यादा चलती नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेजिडुअल अप्रोच। 2 की प्राइस पता थी, टोटल में से माइनस कर लो 2 को। अब ये टोटल अगर आपका कम होता अगर ये 13,000 होता तो फिर इसका मतलब तो कि आप कहते हैं यार आपने चलो उसको लॉस में भेज दिया 1 लाख का, ठीक है ना। तो इसलिए ये अप्रोच इतनी चलती नहीं है। बाजू का ये नेगेटिव भी आ जाता है, ठीक है जी। आगे अब हमारा आ गया जी स्टेप नंबर 5 आ गया, ये हमारा आखिरी स्टेप है। रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करना है, कैसे करेंगे? व्हेन एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर। A transfer occurs when the customer obtains the control of goods and services। The customer obtains control of an asset, goods and services when it can direct the use and obtain the substantially or the remaining benefit from it। Control include the ability to prevent other entities from directing the use of and obtaining the benefits of the asset। तो यहाँ जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कंट्रोल की। जो पिछला स्टैंडर्ड था ना हमारा IAS 18 जो था या IAS 11 जो था जिससे हम रेवेन्यू बुक करते थे, वो बात करते थे रिस्क एंड रिवार्ड्स की। ये स्टैंडर्ड रिस्क एंड रिवार्ड्स की बात नहीं करता है, ये बात करता है कंट्रोल की। ये कहता है जब कंट्रोल आपका ट्रांसफर होगा तभी आप जो है वो रेवेन्यू को बुक करेंगे, ठीक है जी। इसलिए वो जो यहाँ पे इसने बात की है वो कंट्रोल की बात की है, इसने रिस्क एंड रिवार्ड्स की बात नहीं की है। The benefits of an assets and potential cash flows that can be obtained directly or indirectly from the assets in maybe ways, in many ways। वो क्या कौन से डिफरेंट वेज हैं? वो कहता है where the indicator when the control is transferred to the customer। तो कंट्रोल जब ट्रांसफर होगा वो डिफरेंट तरीके से होगा, उसके बेसिस पे जो है हम उसकी जो है वो रेवेन्यू बुक करेंगे। सिचुएशन क्या है? द एंटिटी हैज अ प्रेजेंट राइट टू पेमेंट फॉर द गुड एंड सर्विसेज। तो आपके पास क्या है, आपके पास राइट क्या है कि आपने गुड एंड सर्विस की पेमेंट करनी है। अब क्या कहता है व्हेन द एंटिटी हैज द राइट टू पेमेंट दिस frequently indicates that the control has passed to the customer। अब कस्टमर कब पेमेंट करेगा? तभी पेमेंट करेगा ना जब आपको चीज आ जाएगी। तो वो कहता है ये इंडिकेशन है कि आप जब आपको राइट आ गया कि आपको पेमेंट करनी है, तो वो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो गया है। एक कस्टमर हैज अ लीगल लेटर, उसके पास लीगल लेटर जो है लीगली ट्रांसफर हो गया है।
कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री कर ली, मकान उसके नाम ट्रांसफर हो गया, तो अब जब मकान ट्रांसफर हो गया उसके नाम, तो वो कहते हैं कि ये सेल आपकी हो गई है और आपको जो है वो रेवेन्यू बुक करना है। Normally, sales should be recorded when entity transfers the legal title of the customer exception. इसमें exception क्या है? However, sometimes a sale on installation basis, entity retains the legal title to protect collection of money. In such case, the sale is recorded on delivery even no title is transferred as its time when the control is transferred. वो कहता है पास वक्त होता है कि आप हायर परचेज पे चीज ले लेते हैं, तो जब हाई परचेज आप चीज ले लेते हैं तो क्या होता है कि चीज आपके पास आ जाती है, आप उसको यूज करते हैं, आप उसको जो है तमाम राइट्स आपके पास है, लेकिन लीगल टाइटल आपके पास नहीं है। तो आप ये कहेंगे लीगल टाइटल नहीं है, हम जिसको हम जो है इसको जो है वो चीज़ हमारी नहीं है, चीज़ तो उसी ऑनर्स की है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो कहता है, जो स्टैंडर्ड जो जितने भी स्टैंडर्ड हैं उन के सारे ये कहते हैं कि आपने जो है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे काम करना है। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, तो ये कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पे सेल रिकॉर्ड करने के लिए कि जनाब देखें, टाइटल तो बेशक हमारे पास है, लेकिन इसकी लीगल फॉर्म तो हमारे पास है, लेकिन सब्सटेंस क्या है, हकीकत क्या है, वो हकीकत ये है कि ये चीज़ आपकी है, तो ये सेल हो चुकी है, हमारे पास से चीज़ निकल चुकी है, आप ही इसके सोल सोल ऑनर, जब इंस्टॉलमेंट पूरी होगी आपको चीज़, आपको टाइटल भी ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि बल्कि एक्सेप्शन ही क्या है कि तो आप आपका तमाम स्टैंडर्ड्स इसी पे बेस करते हैं, आपके स्टैंडर्ड बेस ही करते हैं सब्सटेंस ऑफ द फॉर्म। हर जगह ये लगेगा, हर किसी स्टैंडर्ड में भी बात होगी कि आप सब्सटेंस से आप काम करेंगे, आप लीगल फॉर्म पे काम ही नहीं करेंगे। कंसोलिडेशन में हम जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन में जो है वो सारा का सारा काम जो है वो सब्सटेंस ऑफ द लीगल फॉर्म पे ही हो रहा है। बिजनेस कम्युनिकेशन आप देखें, IFS 3 जो है वो सब्सटेंस पे काम करता है, जिस बंदे ने के पास सब्सटेंस है, जो हकीकत में ऑनर है, उस पर वो स्टैंडर्ड लगता है, लीगली जो बंदा है उस पर वो लगता ही नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है IFS 3 में, जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें जो है वो ये सब्सटेंस ऑफ फॉर्म को हम बिल्कुल हाईलाइट करते हैं जब हम रिवर्स एलोकेशन करते हैं। तो रिवर्स एलोकेशन में वो कहता है जिस सब्सटेंस जिसके पास है, लीगल फॉर्म पे आप नहीं जाएंगे, आप देखेंगे सब्सटेंस जिसके पास राइट चले गए हैं उसकी बेस पे जो है आप जो है उसकी काउंटिंग करते हैं। तो बहुत मोटी एग्जांपल आपको वहाँ मिल जाती है इसकी। उसको कहता है सबसे द कस्टमर हैज फिजिकल पोजेशन, आपका फिजिकल पोजेशन आपके पास आ गई है। नॉर्मली सेल्स इज रिकॉर्डेड ऑन फिजिकल पोजेशन एक्सेप्ट टू बिल एंड होल्ड सेल परचेज एग्रीमेंट एंड कंसाइनमेंट वगैरह। तो फिजिकल आपके पास पोजेशन चली गई है तो आप उसको कहेंगे सेल हो गई आपकी। द कस्टमर हैज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट्स। For example, if an entity has sold good but retained responsibility to deliver the customers, then the entity likes retain control. However, entities should determine in some risk and ownership of the asset could be separate performance obligation, such an additional obligation to provide maintenance services for products that have been delivered. Such risks should be accounted for separately and should not be impact determine the transfer of control। वो कहता है अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज आप देनी है तो उसको अलग से कंट्रोल कर ले, आपका जो है रिस्क जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द एसेट, तो ये भी एक कंडीशन है कि कस्टमर ने एसेट्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको जो है उसकी सेल बुक करनी पड़ेगी। ठीक है जी। Other indication that could arise from the business practice of the entity, consider a scenario in which the contract states that the customer has responsibility for damages that occur during the transportation। FOB जिस तरह shipment होती है उसमें वो कहते हैं freight on board, but the entity has a historical practice of, अभी historical practice इसमें आ गई आपकी। ठीक है जी। covering the losses for such damages, the indicated that the legal rights has been passed to the customer might be overcome over the historical practice indication that the entity simply simplicity bears the risk of ownership। तो इसकी बेसिस पे जो है आप उसकी रेवेन्यू कर सकते हैं। अब वो कहते हैं आप रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसके दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, अब पॉइंट इन टाइम है, दूसरी क्या है ओवर द टाइम है। The point is that the performance obligations may be satisfied at point in time when typically transfer the goods and services, or a performance obligation may be satisfied over the time typically provision for services। तो कहता है कि आप दो तरीके से रिव्यू करते हैं, या तो आप देखें मेरे पास लैपटॉप है, ये लैपटॉप मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ तो ये क्या है, या उस टाइम सेल बुक करूंगा। आपने मुझे क्या लैपटॉप बना के दो, मैं क्या लैपटॉप बना के देता हूँ। अब जब तक मैं आपको लैपटॉप हैंड ओवर नहीं करूंगा तो ये मैं अपने सेल में मैं सेल में नहीं बुक कर सकता।
तो इसको बोलते हैं पॉइंट इन टाइम, कि जिस टाइम आपको मैं डिलीवरी कर रहा हूँ उस टाइम ही सेल बुक करूंगा। अब आप 2022 में मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया कि मुझे लैपटॉप देना है, अब मैं लैपटॉप आपको मिला के देता हूँ 2025 में, तो मैं रेवेन्यू 2025 में बुक करूंगा, 2022 में बुक नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं पॉइंट इन टाइम। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ मैं आपको सर्विसेज दूंगा 3 साल के लिए, तो हर साल जितना पीरियड होगा मैं उस पीरियड उस टोटल कॉस्ट को 3 पे डिवाइड कर लूंगा, और हर साल की सर्विस मैंने आपकी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड देना है, अब सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, वो अपनी सर्विस दे रहा है, आप कंज्यूम कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब साल खत्म होगा मैं 1 साल का रेवेन्यू बुक कर लूंगा, दूसरा साल खत्म होगा दूसरा साल का रेवेन्यू बुक कर लूंगा। तो ये क्या था, इसको होते हैं ओवर द टाइम। आप एक ही चीज को देते हैं, ओवर द टाइम बुक करते हैं। और पॉइंट टाइम का मतलब क्या है कि आपने उसको ऑन द स्पॉट जब आप डिलीवरी हो जाएगी तभी आप इसको बुक करेंगे। इसमें क्या है, ग्रेजुअल अप्रोच क्या है, T entered into a construction contract for the customer under the following independent terms and agreement. The customer X T will build room on the top floor of premises owned by X. अब देखें जी, T जो है वो एंटर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। उसके टर्म एंड कंडीशन क्या थी कि वो जो है उसके उसके जो है वो बिल्ड करेगा, टेमोर भी बिल्ड अ रूम, और एक रूम बिल्ड करेगा ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द प्रेमिसेस। अब क्या कहता है, इंस्ट्रक्ट द कस्टमर एक्स टी विल रिकॉर्ड रेवेन्यू ओवर द टाइम करेगा, बिकॉज द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू एक्स व्हेन द रूम इज कंस्ट्रक्टेड। वो कहता है देखो अब बिल्डिंग किसकी है, वो एक्स की है। उसने कहा मेरे ऊपर एक टॉप फ्लोर पे एक रूम बना दो, वो कहता है ठीक है बना देता हूँ। अब वो जाता है, वो जाके उधर ईंटें लगाता है, दीवार बना देता है। अब वो कहते हैं दीवार बन गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, दीवार वापस तो ले। अब वो कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा हूँ, तो दीवार वापस नहीं लाएगा, दीवार वापस ले भी आएगा तो किस काम की। वो कहता है अब कंट्रोल जो है वो लूज हो चुका है, आपका उसका कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है, तो आप ओवर द टाइम इसको बुक करें रेवेन्यू को। ठीक है जी। Normally, in case of construction contract, we will assume that the performance obligation is satisfied over the time if nothing specified in the contract. अब over the time कैसे रिकॉर्ड होगा, when the goods and services are transferred continuously a revenue recognition method that must despite of entities performance obligation। वो कहता है जब आप over the time कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट मेथड ले सकते हैं। पहला मेथड क्या है, आउटपुट मेथड है, और आपका इनपुट मेथड है। तो इसकी बेसिस पे भी आप रेवेन्यू बुक करेंगे। कब कैसे करेंगे, ओवर द टाइम। मेथड जो है ओवर द टाइम है, और उस पर आपने क्या मेथड लगाने हैं, वो कहता है ये आप इस पे आउटपुट मेथड लगा सकते हैं। इसमें क्या आउटपुट मेथड ऑफ गुड एंड सर्विसेज finish and transfer to the customer। in other words, the output method measure result achieved। this method record revenue measure over the customer good and services। नंबर वन, सर्वे ऑफ द वर्क कंप्लीट। तो आप क्या करते हैं, आप इंडिपेंडेंट सर्वेयर को बुलाते हैं, उसको तो बोलते हैं बताया कितना काम कंप्लीट हुआ है, कहता है आपका 50% काम कंप्लीट हो गया। आपने कहा ठीक है 50% काम कंप्लीट, 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है उसका सेल बुक कर लो। ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है यूनिट प्रोड्यूस एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट प्रोड्यूस। तो कहता है आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने में, मैंने 1 लाख यूनिट बना के देने थे, कितने दे दिए मैंने जनाब, 40,000 दे दिए। तो 40,000 की जो 40% है ट्रांसफर कॉस्ट का, उसका रेवेन्यू बुक कर लो। यूनिट डिलीवर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल, कितने यूनिट डिलीवर हो चुके हैं उसकी बेस पे आप रेवेन्यू बुक कर लें। या कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन रिसीव, कितना माइलस्टोन रिसीव हो चुका है उसकी बेस पे जो है आप उसका रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। इनपुट मेथड्स is a more intact measure fulfillment of performance obligation। Inputs are measured to determine how much the efforts has been put into satisfying the contract। For example, costs incurred। तो आप देखिए आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, आपने कहा वेट इतनी कॉस्ट लगनी थी, कितनी लग गई है, जितनी लग गई है उसकी परसेंटेज बना के रेवेन्यू बुक कर लें। लेबर आवर्स, कितने लेबर रखने थे, कितने मशीन और रखने थे, तो कितने लेबर और लगने थे, कितने मशीन और लगने थे, उसकी बेसिस पे जो है आप रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके मेथड्स हैं। ओवर द टाइम आप जो है इनपुट मेथड भी लगा सकते हैं, आप आउटपुट मेथड भी लगा सकते हैं। Umar develop a new computer software for a customer। The contract has not been completed by reporting date 31 December 2019। Umar certain about the outcome, the transaction is single performance obligation satisfied over the time। A total revenue of 70,000 of the total cost of expected 4,000। Cost 100 has been incurred। अब तक जो है जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, टोटल कॉस्ट आपकी ये है। ठीक है जी, उसमें इतनी कट हो चुकी है आपकी। अब कहता था उमर हैज परसेंट कमीशन मेथड इन टू डेट अगेंस्ट द टोटल एक्सपेक्टेड व्हाट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। तो उससे कहा ठीक है जी, आप देख लें आपकी
टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, 1,50,000 लग चुकी है, टोटल कितनी इसको डिवाइड कर दें, ये आपकी रेशो बन जाएगी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे डिवाइड करें और इतना आप रेवेन्यू बुक कर लें ओवर द टाइम। ठीक है जी, आप कॉस्ट या परसेंटेज निकालें, उतने परसेंटेज आप रेवेन्यू पे लगाएं और आप अपना जो है वो रेवेन्यू बुक कर लें। ये कहता है एस लिमिटेड साइन एन एग्रीमेंट वेयर बाय इट इज स्क्रैप्स एंड रीप्लास्टर 50 बिल्डिंग्स, द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 80,000। 50 बिल्डिंग उन्हें प्लास्टर करना है, द एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज 50,000। द फॉलोइंग, आपकी कॉस्ट कितनी है 50,000 है, रेवेन्यू कितना है 80,000 है। डिटेल क्या अवेलेबल है, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे 60% ऑफ द वर्क हैज बीन डन एंड, अब वो उसने सर्वे कर दिया है, उस सर्वे में उसने क्या कहा कि 60% जो है 60,000 का काम कंप्लीट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड 30 बिल्डिंग्स हैज बीन स्क्रैप्ड एंड प्लास्टर्स, कॉस्ट कितनी है 35,000 लग चुकी है। वो कहता है हाउ मच रेवेन्यू बुकिंग, तो आप देखें सर्वे की बेस से अगर आप करेंगे तो जो सर्वे की बेस पे उसने क्या किया कि जितना रेवेन्यू हुआ है 60,000 का उतना आप रेवेन्यू बुक कर लें। लेकिन अगर आप कहें नहीं हम जो दूसरे सर्विस ऑलरेडी परफॉर्म एज ए परसेंटेज ऑफ सर्विस टोटल सर्विस परफॉर्म, तो वो आप क्या करेंगे, आपने उसकी रेशो बनानी है और रेवेन्यू पे अप्लाई कर देना है और उतना रेवेन्यू बुक हो जाएगा। और तीसरे क्या है कॉस्ट इंकर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ कम्प्लीशन, तो आप कॉस्ट की बेसिस पे निकालेंगे, आप कहेंगे 35,000 की कॉस्ट लगी, टोटल कॉस्ट ये थी, आप रेशो बनाएंगे और 60-80,000 को डिवाइड करके आप उसका रेवेन्यू बुक कर देंगे। तो डिफरेंट मेथड हैं, तो डिफरेंट मेथड पे आपको देखेंगे रेवेन्यू जो है वो डिफरेंट निकल रहा है। ओवरऑल अप्रोच ऑफ 5 स्टेप मॉडल्स, ये ओवरऑल अप्रोच जो है अब हम 5 स्टेप मॉडल को जो है वो कंसोलिडेट करेंगे। ये 5 स्टेप मॉडल जो है वो एक ही जगह जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंस since you have already studied 5 step models, the various illustration examples, therefore the following examples is now, अभी एक illustration दी हुई है इसने, ठीक है जी। 5 स्टेप मॉडल जो हमने डिस्कस किया था वो सारा का सारा जो इसमें डिस्कस होगा। अब X on November 0 in November 19 Shahid receives an order from the customer of 30 computers as well as 12-month technical support service to the computer। दो चीजें उसमें मिली, उसने कहा कंप्यूटर होगा और तो 12 साल की जो सर्विसेज होगी। Shahid deliver the computers, the transfer is highly legal, the customers on the same way, उनका कस्टमर कंप्यूटर जो है डिलीवर कर दिया गया और जो सर्विसेज अगले 12 महीने में दी जाएगी। द कस्टमर पे 25,000, उसने आज जो है पेमेंट कर दिया 25,000 की। द कंप्यूटर सेल्स फॉर 20,000 एंड द टेक्निकल सपोर्ट, उसने कहा जो कंप्यूटर जो है वो 20,000 उसकी वैल्यू है इंडिपेंडेंट, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू उसने कहा 5,000 रुपये जो इसकी वैल्यू है, तो टोटल हमें है वो 25,000 रुपये हमें मिल गए। द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ऑन 31 दिसंबर 2019, तो कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। अब इसने 5 स्टार मॉडल जनाब, पहला स्टेप क्या हुआ, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरा आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करें। तीसरा मेजर ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करें। इसी तरह बाद में जो है उसके एलोकेशन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 5 स्टेप में क्या होगा, उसका हम रेवेन्यू किस तरह उसका जो है रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये 5 के 5 मॉडल जो है वो यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला बात क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ जनाब, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। There is a contact between Shahid and the customers for the provision of the computers and the technical services। उसका कहते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करें, बिल्कुल आइडेंटिफाई हो चुकी है जनाब, हमने इसको कंप्यूटर देना है और उसको हमने उसको टेक्निकल सपोर्ट देनी है, दो हमारी आइडेंटिफाई हो चुकी है। ट्रांजेक्शन प्राइस बिल्कुल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जनाब, 25,000 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 25,000 हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस है। अब एलोकेशन करें, एलोकेशन हम किस बेस पे करेंगे, एलोकेशन आप करेंगे उसकी स्टैंडर्ड सेल प्राइस, नो नीड फॉर एनी एलोकेशन ऑफ द नेशनल प्राइस एंड स्टैंडर्ड सेल प्राइस मार्केट प्राइस जिससे वो कहता है वो सेम प्राइसेस हैं तो एलोकेशन की जरूरत नहीं है। अगर ये चेंज होती है बाकी ये बेसिकली जो हमने प्राइसेस दिए 20,000 25,000 वो सेम ही मिल गई है बाई चांस, तो यहाँ पे एलोकेशन की जरूरत नहीं है, आप उसको उस इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद पॉइंट टाइप पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जैसे ही आप उसका कंप्यूटर दे देंगे आप रेवेन्यू बुक कर लेंगे और जैसे जैसे उसको सर्विस मिलती रहेंगी सर्विस जो है वो ओवर द टाइम बुक करेंगे। तो कंप्यूटर जो है वो पॉइंट इन टाइम पे बुक होगा और सर्विसेज जो है वो ओवर द टाइम जो है 12 पे डिवाइड करके उसको हम पर मंथ जो है वो बुक कर लेंगे। एक और एसोसिएशन आ जाती है जनाब, वो कहता है फॉर जनवरी बिल एंटर्ड इनटू 12 मंथ पेमेंट कॉन्टैक्ट मोबाइल फोन, वो कहता है आप उसको आपने पीसीएल से कॉन्टैक्ट कर लिया जिसमें उसको आप मोबाइल फोन भी देंगे और उसको 12 महीने का डाटा भी देंगे। द कॉन्टैक्ट ऑफ मोबाइल फोन टर्म इज प्लान एज नंबर क्या पहला क्या है कि बिल रिसीव्स फ्री हैंडसेट ऑन 1 जनवरी एंड बिल मंथली जो है उसको 2,000 का पे करना पड़ेगा, उसको फीस पे करनी पड़ेगी जिसमें उसको डाटा पैकेज जो है फ्री मिलेगा। बिलाल विल परचेज द सेम हैंडसेट, अब हैंडसेट की जो मार्केट वैल्यू है 20,000 है, ठीक है जी।
और विदाउट पेमेंट ऑफ प्लान, अगर प्लान में नहीं जाएगा तो उसको 20,000 देना पड़ेगा, और जो डाटा है अगर वो खाली डाटा लेगा तो उसको 1,500 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। तो ये उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बन गई। और आपका मिल कितना रहा है, आपको 2,000 मिल रहा है पर मंथ, यानी कि 2,000 × 4,000। ठीक है, आपको मिल कितना रहा है, आपको मिल रहा है 2,000 इंटू 12, 24,000। ठीक है जी, लेकिन मिलना कितना चाहिए, मिलना आपको चाहिए 20,000 प्लस 1,500 इंटू 12, इतना आपको मिलना चाहिए। ठीक होगा जी। अब देखते हैं जनाब कैसे रेवेन्यू करेंगे आप। नीचे जाकर देख लेते हैं सीधा। वो कहते हैं जनाब देखें, 20,000 आपका हैंडसेट है, और आपका 15,000 12 2,000 18,000 जो है आपकी इसकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है। इसकी बेस पे आप क्या करेंगे, इसकी बेस पे जो है आप इसकी रेशियो बना लेंगे। ठीक है, आप कहेंगे 20,000 डिवाइड बाई 38,000, 18,000 डिवाइड बाई 38,000, ये 38,000 टोटल पड़ा हुआ है, और ये 20,000, ये 18,000। इस रेशियो में आप क्या करेंगे, इस रेशियो को आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 24,000 से, जो आपका टोटल रेवेन्यू है, और आप उसके हिसाब से जो है वो सेल बुक कर लेंगे। इसकी सेल पर मंथ होगी तो ये आपकी 12 पे डिवाइड होकर पर मंथ बुक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। आगे आप जो अदर एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अदर एस्पेक्ट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर ये पे ख़त्म करेंगे हम। तो अदर एक्सपेक्ट करके तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके पास पेपर आई कैप से वो भी हम साथ साथ कर लें, और इसको हम जो है तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे इसको। और ये लेक्चर जो है हमारा, ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 16 जो है इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर में कंक्लूड हो जाएगा। तो हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ये शाह साहब ने लेट ज्वाइन किया आज। चलें जी, रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं जी, फिर एक और लेक्चर करेंगे स्पेस स्टैंडर्ड पे, उसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।